तो कैसे हैं आप सभी? एग्ज़ाम में तो और 45 डेज भी नहीं बचा हुआ है। बहुत जल्द वो क़यामत का दिन आ ही गया है। तो चलिए अब अपने एग्ज़ाम के दिन में जो है समय को व्यतीत नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना टेस्ट सीरीज करते हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है और ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो ये हमारा यूपीएससी का आज जो है भूगोल या ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है जो कि दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज है जिसको मैं खुद दे रहा हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और विचार करते हुए कौन सा सही सुमेलित है उसको बताना है। ठीक, तो इसमें सुमेलित है कौन ये देखना है हमें। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो जनजाति का नाम दिया हुआ है और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ बुशमैन ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्र ये नहीं होगा। खिरगिज भूमध्यरेखीय और सघन वन में पाए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। मसाई उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो ये हमारा जो है ऑप्शन सी ये सही है। पिग्मी समशीतोष्ण घास का मैदान, ये भी गलत होगा। तो इसलिए हमारा जो इसमें आंसर है वो हो जाएगा युग्म, ये केवल सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बुशमैन जो है, बुशमैन जनजाति अफ्रीका के काला हारी रेगिस्तान, नाम्बिया, जाम्बिया, अंगोला, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो सहित कई देशों में पाई जाती हैं। ये अच्छे शिकारी होने के नाते जाने जाते हैं और जो है ये सूक्ष्म और गर्म मरुस्थल में रहते हैं। यह ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्र है जो कि गलत है। खिरगिज जो है ये समशीतोष्ण घास के मैदान में रहते हैं, ना कि भूमध्य रेखीय और सघन वन में। ऑप्शन 3 जो हमारा सही है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में रहते हैं, तो इसलिए हमारा जो 3 नंबर है वो सही है। और पिग्मी जो जनजाति हैं वो भूमध्य रेखीय घने जंगल में रहते हैं, तो इसमें जो है समशीतोष्ण घास का मैदान दिया हुआ है जो कि गलत है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न है विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें ज्योग्राफी के साथ में जो है करेंट अफेयर भी एडेड होते हैं। तो करेंट अफेयर एडेड होने का इसमें अन्य सब्जेक्ट से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। तो ये हमारा पॉलिटी का सब्जेक्ट है जो करेंट से रिलेटेड है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका क्या पूछा है, कौन सा सही है। पहला क्या ऑप्शन है, राज्यसभा के पास इस विधेयक में किसी भी संशोधन की अनुशंसा करने का अधिकार है। तो विनियोग विधेयक में राज्यसभा के पास ये अधिकार है, तो इसलिए हमारा कथन 1 सही है। कथन 2 जो है विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक सरकार भारत की संचित निधि से धन की निकासी नहीं कर सकती, तो ये भी हमारा एकदम सही आंसर है, सही ऑप्शन है। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। तो आइए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित महासागरीय जलधाराओं पर विचार कीजिए और विचार करते हुए बताना है कि कौन सी इसमें जो है गर्म जलधाराएं हैं। ठीक, तो इसमें गर्म जलधाराएं जो है उसको बताना है हमें। तो कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जो जलधारा है इसमें दे रहा है कि वो गर्म जलधाराएं हैं, तो ये हमारा ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो गर्म नहीं बल्कि वो ठंडी जलधारा है जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ये जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ब्राज़ीलियन जलधारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि ब्राज़ीलियन जलधारा जो है ये गर्म जलधाराएं हैं। अगुल हास जलधारा ये भी गर्म जलधाराएं हैं। दक्षिण प्रशांत जलधारा ये भी है। पेरुवियन जलधारा तो ये भी हमारा जो है वो सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपसे एक सजेशन ये है कि आप इस क्वेश्चन को मैप में रोक के वीडियो पॉज करके मैप में ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपकी मैपिंग भी सही हो जाएंगी और कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से सही है। तो चलिए इसको मैप पे ज़रूर देखिएगा आप लोग। मैं यहाँ मैप को नहीं लगा पाऊँगा क्योंकि एडिटिंग में और उसमें बहुत ज़्यादा समय चल जाते हैं, तो उसके लिए आप खुद देख लें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और चूँकि मैं भी एक एस्पायरेंट ही हूँ तो मेरे पास भी समय की बहुत अभाव है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न 4 वैश्विक सड़क नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन, देख लेना है कि क्या पूछ रहा है प्रश्न में, नहीं तो कभी कभी हम यही छोड़ देते हैं। और ये पूछ रहा है कौन से सही है। ठीक, तो हमें ये बताना है कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन से गलत है। वैश्विक सड़क नेटवर्क के संदर्भ में हमें बात करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में इसके पूर्वी भाग की तुलना में सड़क नेटवर्क का घनत्व अधिक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में जो है अधिकांश सड़कें संयुक्त राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है, ना कि पश्चिमी भाग में। ठीक, तो यहाँ पे पूर्वी भाग की तुलना में सड़क नेटवर्क का घनत्व अधिक है पश्चिमी भाग में, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में अगर होता तो ये सही होता। स्टुअर्ट हाईवे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा और इस प्रकार हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जो सही आंसर है।
इस प्रश्न का। तो आइए आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निम्नलिखित में से किस संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष नहीं थे? जैसा कि हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक। तो इस प्रकार इसमें पॉलिटी भी साथ में दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं। प्रक्रिया नियम समिति का, सदन समिति का, राष्ट्रीय ध्वज तदत समिति का, या वित्त और कर्मचारी समिति का? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसमें सदन समिति का जो है अध्यक्ष नहीं थे, ये बल्कि राष्ट्रीय ध्वज पर तदत समिति, प्रक्रिया नियमन और इन सब का जो है संचालन समिति, वित्त और कर्मचारी समिति का जो है इसमें आप जितने भी इसमें दिए गए हैं इसका आप अलग से पॉलिटी के आप एक नोट्स जो भी आप बनाए होंगे उसमें आपका होगा। और वैसे मैं इसका आंसर बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के जुलाई 1946 में भारत के संविधान के बनने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष इनको चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक। और उसके साथ में ही संविधान सभा की समितियाँ शामिल थी, जिसमें से ये सारी समितियाँ हैं। और सदन समिति के अध्यक्ष जो हैं पट्टाभी सीतारामैया थे, जो कि ऑप्शन बी इनके लिए गलत है। बाद बाकी जितने भी समिति है इनके सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हमारा इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। प्रक्रिया नियमित समिति का राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर से राष्ट्रीय ध्वज एवं तदत समिति का भी राजेंद्र प्रसाद हैं। वित्त एवं स्टाफ समिति का भी राजेंद्र प्रसाद ही हैं। तो ये 4 समिति थी जिसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। तो आइए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हम विचार करेंगे और बताएंगे कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो ऑप्शन ए देखते हैं। तो इसमें जो है कोरल पॉलिस छोटे जीव होते हैं जो एनीमोन और जेलीफिश से संबंधित है, सही है, एकदम सही है। निंगलू रीफ पृथ्वी पर सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है, ये भी सही है। पैंच रीफ का गठन एक ठोस सतह तक ही सीमित है, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन डी सही है। इस तीनों हमारा जब सही है तो इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। प्रवाल भित्ति जो एक प्रवाल प्रजातियों के समूह से बनी होती है, जो एक साथ पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है, जो कि विभिन्न पौधे और जानवरों से बना एक बहुत ही विशिष्ट प्राकृतिक वातावरण होता है। कोरल पॉलीपॉस जो होता है वो छोटे जीव होते हैं जो एनीमोन जेलीफिश से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेजल यानी नासिका वैक्सीन वितरण प्रणाली के लाभ हैं? तो सुइयों और सीरिंजों की आवश्यकता में कमी, सुइयों और सिरिंजो जो नीडल आते हैं उसकी आवश्यकता में कमी, ठीक। फिर हमारा आगे का जो ऑप्शन है प्रशिक्षित कर्मचारियों की निर्भरता पर कमी, ठीक। तो फिर वैक्सीन की तीव्र प्रतिक्रिया, ये भी ठीक है, ये तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होती वैक्सीन की, ठीक। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाव, जो कि ये भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 1 और 2 क्या है सही है, ठीक। वैक्सीन की जो है इसमें कोविड-19 के टीका के लिए सुई और सिरिंज की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे शॉट देने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों पर निर्भरता भी कम हो गई है, ठीक। और इसके साथ ही तेज़ी से कार्रवाई और प्रथम पास चयापचय से बचाव नाक की दवा वितरण प्रणाली के लाभ हैं, जो कि विकल्प है इसका सही आंसर है। तो आइए आगे प्रश्न देखते हैं। महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उसके साथ में कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें। तो जब समुद्र घिरा आबाद होता है तो लवणता बहुत कम होती है, जो कि गलत है। विषुवतीय जल में लवणता कम होती है, ये सही है। आंशिक रूप से घिरे समुद्रों में जल महासागरों के जल के साथ स्वतंत्र रूप से मिश्रित नहीं होते, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमसे जो पूछा है कि इसमें सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है सही नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ ऑप्शन ये हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि सही नहीं है। तो महासागरीय लवणता जो होता है, ठीक, ये होता है कैस्पियन सागर जैसे संलग्न समुद्रों में लवणता बहुत अधिक 180% है, और फिलिस्तीन के मृत सागर में 250% की लवणता दर्ज की गई है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा कथन 1 जो है वो सही नहीं है, और बाद बाकी दोनों हमारा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। तो आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और डोकड़ा धातु शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करने के साथ में हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक। हमें सही कथन इसमें बताना है। तो ये केवल झारखंड और तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। देखिए यहाँ केवल जब आता है तो हमें सावधान होने की आवश्यकता हो जाती है, ठीक। तो ये पहला जो है गलत है। ये केवल झारखंड और तेलंगाना राज्य में नहीं, बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में रहने वाले ओसा धातु कर्मियों द्वारा प्रचलित बोल धातु शिल्प का एक रूप है। तो इसलिए हमारा कथन गलत है। ऑप्शन 2 मोहनजोदारो के नर्तकी प्रारंभिक डोकड़ा कलाकृतियों का एक उदाहरण है, तो ये सही है। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। कयांतरित शैल जो है के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कितने सुमेलित हैं ये बताना है। बलुआ पत्थर, क्वार्ट्जाइट, ये भी सही है। फाइलाइट, सिस्ट, ठीक।
डोलोमाइट मार्बल है, ठीक, ग्रेनाइट नीस है। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चारों युग्म सही है। निम्नलिखित में से कौन से देश सुडान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कि ये मैपिंग का क्वेश्चन है, आप इसको मैप पर जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इसको आप मैप पर देखेंगे तो इसके साथ में अन्य जानकारी भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, जो कि देखना और प्री के लिए मैपिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड वाला प्रश्न ऐसे ही आ जाते हैं। तो इस प्रश्न को तो आंसर मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको मैप एक बार जरूर से ज़रूर इसको देख लीजिएगा, ताकि आपकी नॉलेज और ज़्यादा इस प्रश्न को लेकर क्लियरिटी आ सके। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, जो कि 1, 3, 4 चारों के चारों इसमें सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, और जो कि इथोपिया, ये लीबिया, चाड, इथियोपिया, मध्य अफ्रीका, गणतंत्र और यमन, ये पांचों के पांचों जो हैं सूडान देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। तटीय लाल रेड के तिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें बताना है कि कौन सा प्रश्न, कौन सा जो है सही है और कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हमें सही बताना है कि इसमें कौन सा या से सही है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। जो है ऑप्शन 1 जो है भूमध्य रेखीय, भूमध्य क्षेत्र में निर्मित नहीं होते हैं, भूमध्य रेखीय जो है क्षेत्र में निर्मित नहीं होते हैं, तो ये सही है। तटीय लाल रेड जो है ऑप्शन 1 सही है इसके संदर्भ में। भारत में ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है इसका। और इसका गठन उत्तर भूगर्भीय अवधि के क्वांटरी युग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन डी भी, सी भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 1, 2, 3 यानी तीनों सही है, ठीक। आगे के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है कि कितने सुमेलित हैं और कितने सुमेलित नहीं हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। मौसम संबंधी, तो मौसम संबंधी से क्या है, यह अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि है, जो कि सही है। कृषि संबंधी, इसे मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। जल संबंधी, जब विभिन्न भंडारों में जल पुनः पूर्ति योग दर से कम हो जाता है, ठीक, तो ये भी सही है। पारिस्थितिकीय संबंधी जो है, जब एक प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता विफल हो जाती है, तो ये भी सही है। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है इसका डी, सभी चारों युग्म सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक। तो आइए इस सेगमेंट का लास्ट प्रश्न जो है वो देखते हैं। मैचों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। या मेघों के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, मध्य कपासी मेघ अच्छे मौसम का संकेत देता है, जो कि सही है। स्तरीय मेघ हल्की बूंदाबांदी के साथ शुष्क मौसम लाता है, ये भी सही बात है। कपासी मेघ केवल हल्की वर्षा करते हैं। कपासी वर्षा मेघ की वर्षा बादल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि यही क्या है, गलत ऑप्शन है। मेघ बादल जो है, यानी कि मेघ यानी बादल, जल और बर्फ के क्रिस्टल की संघनित बूंदें हैं। उन बूंदों के केंद्रक धूल के कण होते हैं। बादलों का वर्गीकरण रूप, ऊंचाई और दिखावट के संयोजन पर आधारित है। 4 प्रमुख मेघ प्रकार और उनकी विशेषताओं की पहचाना जा सकता है। ऊंच मेघ, पक्षाप मेघ और पक्षाप कपासी मेघ और पक्षाप स्तरीय मेघ, ठीक। उसके बाद में यहाँ आ गया मध्य मेघ में मध्य कपासी मेघ, मध्य स्तरीय मेघ। फिर आ गया लास्ट वाला जो है यहाँ पे निम्न मेघ, जिसमें स्तरीय कपासी मेघ है, स्तरीय मेघ है, वर्षा स्तरीय मेघ है, ठीक। तो ये हमारा जो है ऑप्शन इसका डी इस प्रकार से सही हो जाएगा। और आइए आगे की देखते हैं। 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो इस सेगमेंट का, वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। उल्कापात मध्यमंडल में होता है, उल्कापात मध्यमंडल में होता है, ठीक है। मध्यमंडल में तापमान घटता जाता है और 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो कि ये गलत है, ठीक। तो आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये 100 डिग्री तापमान घटता चला जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, ना कि 180 डिग्री तक। तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिससे हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अगर 100 डिग्री होता तो ये सही होता। मौसम परिवर्तन केवल क्षोभमंडल में ही होता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 और 3 सही है। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और इसकी नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा, ताकि प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।